तो स्टूडेंट्स नॉन फाइनाइट के वर्ब के क्रम में ही हम अब आगे पढ़ रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? आपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का बहुत जगह यूज देखा ही है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लग जाता है, आईएनजी फॉर्म बन जाती है और वो फॉर्म हमें कोई एक्शन होने की सूचना देती है, तब तो क्या होता है, वो एज ए वर्ब काम कर रही होती है। जब वो वर्ब कहीं एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रही होती है आईएनजी फॉर्म, तब एज ए जीरंड यूज करते हैं, तब वो एज ए नाउन यूज होती है। लेकिन अगर वो ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई वर्ब आईएनजी फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में वो एडजेक्टिव का भी काम कर सकती है, वो किसी नाउन की विशेषता बताती है, तो वो एज एन एडजेक्टिव काम करती है। तो आपने देखा हुआ कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म कितने काम करती है। वो सिर्फ टेंस ही नहीं बताती हमें, कंटिन्यूअस टेंस ही नहीं बताती है हमें, वो हमें ये भी बताती है कि एज ए जीरंड कैसे काम में आता है, और वो हमें ये भी बताती है कि वो एज एन एडजेक्टिव भी काम में ली जा सकती है। तो उसको हम देखते हैं एक दो एग्जाम्पल से। जैसे डांसिंग डॉल्स आर लाइक्ड बाय एवरी गर्ल। डांसिंग डॉल्स, डॉल्स कैसी, डांस करने वाली, डांसिंग डॉल्स आर लाइक्ड बाय एवरी गर्ल। ये पेसिव का सेंटेंस है वैसे, लेकिन एक्टिव में भी यूज कर सकते हैं हम इसको, पेसिव में भी यूज कर सकते हैं। हमें तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट समझना है कि ये क्या है, डॉल्स क्या है, ये नाउन है, और नाउन से पहले, नाउन कैसी, डॉल्स कैसी, डांस करने वाली। तो ये वर्ब जो है यहाँ पर क्या काम कर रही है, यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो जब भी आप सेंटेंस आए आपके सामने, तो आप ये देख लें कि जो आईएनजी फॉर्म है वो एज ए नाउन काम कर रही है या नाउन से पहले लग के एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है। हमें ये देखना है कि वो आईएनजी फॉर्म यहाँ पे सेंटेंस में कैसे वर्क कर रही है, एक वर्ब का वर्क कर रही है, या एक जीरंड का एज ए नाउन वर्क कर रही है, या फिर एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रही है। यहाँ पर ये इस नाउन से पहले आके इसकी विशेषता बता रही है। डॉल्स कैसी, डांस करने वाले, डांसिंग डॉल्स, डांसिंग डॉल्स आर लाइक्ड बाय एवरीवन। और इसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट में भी रख सकते हैं। जैसे कि द ड्रामा इज अम्यूजिंग, ड्रामा कैसा है, अम्यूजिंग। ये हमें इस बता रहा है, इस सब्जेक्ट की ही विशेषता है। ये वर्ड आईएनजी फॉर्म अम्यूजिंग वर्ब है, आईएनजी लग गई इसमें अम्यूजिंग हो गई, और ये यहाँ पर किसकी विशेषता बता रही है, हमारे सब्जेक्ट की विशेषता बता रही है। तो आप ध्यान देंगे इस चीज का कि इसको हमने यहाँ पर भी एक एडजेक्टिव के रूप में काम में लिया है। ये सब्जेक्ट की भी विशेषता बता सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर ये सब्जेक्ट ना हो कि क्या है, एक एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है, हमारे सब्जेक्ट की, नाउन की, ड्रामा की। तो ध्यान देंगे इस चीज का। अब हम एक और नया इसका यूज देखते हैं। दो सेंटेंस को जोड़ने के भी काम में आती है ये वर्ब। दो सेंटेंस को, अलग अलग दो सेंटेंस को भी हम आईएनजी फॉर्म से जोड़ सकते हैं। ये कंजक्शन का भी काम कर देती है सेंटेंस में। जैसे द थीफ सा द मॉब ही रन अवे। तो जैसे ही चोर ने भीड़ को देखा वो दौड़ गया, भाग गया। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम, ये सब्जेक्ट है हमारा और ये वर्ब है, ये सिंपल सेंटेंस है। अब हम इसको आईएनजी फॉर्म जोड़ के इसको कैसे एक सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हम वर्ब को उठाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, हम इसको आईएनजी में चेंज कर देंगे। सीइंग द मॉब, ध्यान देंगे बच्चों, ये कंपटीशन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है और हायर लेवल पे भी आते हैं ये। Seeing the mob, the thief ran away। क्या देखा हमने यहाँ पे, कैसे सेंटेंस जोड़ा हमने, इस वर्ब को हमने आईएनजी फॉर्म में चेंज कर दिया। Seeing the mob, the thief रन अवे। तो आपने देखा होगा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म अलग अलग जगह पे कैसे कैसे काम करती है, और यही चीज आपके समझने की चीज है। यही आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से आपको उनको यूज करना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम पास्ट पार्टिसिपल पढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को। वर्ब की थर्ड फॉर्म को
पास्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। और हम इसको कहाँ यूज करते हैं, जब हम परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं तब हम इसको यूज करते हैं हैव के साथ में। तो जैसे कि एक सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा था, ट्रेवलर हैज टायर्ड, यानी कि यात्री थक चुका है। तो यहाँ पर हमने देखा हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हैज, हैव और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आज हम एक अलग चीज पढ़ने जा रहे हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर तो ये इसकी स्थिति के बारे में हमें बता रही है कि वो थक चुका है, वो हमें एक सूचना देती है ऐसे सेंटेंसेस में। तो लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वहां पर हम इसका एक अलग फंक्शन देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। जैसे ए स्पॉइल्ड चाइल्ड मे कॉज एनी हार्म, द टायर्ड ट्रैवलर स्लेप्ट अंडर द ट्री। तो यहां पर हमने देखा कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्पॉइल्ड, और किसके लिए लगी है ये, चाइल्ड के लिए, बच्चा। मे कॉज एनी हार्म, कोई भी तरह का नुकसान का कारण बन सकता है। वो कैसा बच्चा, स्पॉइल्ड, बिगड़ा हुआ बच्चा। अगर कोई बच्चा शैतान है, बिगड़ा हुआ है, तो वो कोई भी तरह का नुकसान हमको दे सकता है। तो यहाँ पर ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ये किस रूप में आ रही है, एज एन एडजेक्टिव, क्योंकि चाइल्ड है एक नाउन और इस नाउन की ये विशेषता बता रहा है। तो जो भी कोई नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। तो चाइल्ड कैसा, स्पॉइल्ड चाइल्ड। तो यहां पर हमने देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म किस रूप में काम आ रही है, एडजेक्टिव के रूप में काम आ रही है। और ऐसे ही हम आगे वाले सेंटेंस में देखते हैं, द टायर्ड ट्रैवलर। ट्रैवलर यानी यात्री, एक नाउन है, और यात्री कैसा, टायर्ड, थका हुआ। यात्री की विशेषता ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रही है। यहां पर यही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक सूचना दे रही है कि वो थक गया है। और यहां पर ये इसकी खासियत बता रही है कि एक थका हुआ यात्री स्लेप्ट अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे सो रहा है। यात्री कैसा है, थका हुआ है और पेड़ के नीचे सो रहा है। तो यहां पर भी ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम में आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हम देखते हैं he seems worried, worry की थर्ड फॉर्म worried, वो कैसा दिखता है, चिंतित, worried। तो यहां पर भी हमें वो जैसा दिखता है उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसकी अवस्था की विशेषता बता रहे हैं। तो यहां पर भी हमने देखा कि ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम में आ रही है। तो जहां पर भी कहीं ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव के रूप में काम में आती है, वहां हम क्या देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल रूप को। द ब्रोकन ग्लास इज लाइंग ऑन द टेबल, यहां पर भी हमने देखा ब्रोकन ग्लास। वैसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हैज है और हेड के साथ यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम वर्ब की फॉर्म किसके साथ यूज कर रहे हैं, नाउन के साथ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये किस रूप में आ रही है हमारे लिए, एडजेक्टिव के रूप में। तो ध्यान देंगे इस प्रकार के सेंटेंस में ये एक एडजेक्टिव के रूप में आती है। ग्लास क्या है, एक नाउन है, और यहाँ पर ये ब्रोकन वर्ड क्या बता रहा है, इसकी खासियत, कैसा ग्लास, टूटा हुआ ग्लास। तो यहाँ पर हमने देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ सेंटेंस में परफेक्ट टेंस में ही नहीं आती है, बल्कि ये हमारे लिए एक एडजेक्टिव का भी काम करती है। तो हमें इसको समझना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को, कि जहां पर ये नाउन से जस्ट पहले लग जाता है, हैज, हैव, हैड यूज नहीं होते हैं, वहां पर ये एक एडजेक्टिव होता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले तो ये कि परफेक्ट का मतलब ही क्या है, कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि वो बात तो हो चुकी है। परफेक्ट का मतलब ही क्या है, कि काम हो चुका है। अब उसमें दो तरीके से हम उसको बता सकते हैं कि काम हो चुका है और उसका इफेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर पड़ा है, या सब्जेक्ट ने उस काम को होते हुए देखा, एक्शन जारी था जबकि सब्जेक्ट ने उस एक्शन को देखा है। तो इस प्रकार का सेंटेंस कभी भी आ जाता है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। आई वेंट टू द हॉस्पिटल लास्ट नाइट, आई सॉ ए पेशेंट वाज ट्रीटेड। तो यहां पर हमें यूज करना है बीइंग प्लस V3 का, यहां पर हमें यूज करना है बीइंग प्लस V3 का। तो जब भी कभी हमें बीइंग यूज करना होता है तो हम किसको लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब को। तो
हम यहाँ पर सीधा सीधा इसको बीइंग को लगा देंगे और यहाँ इस फुल स्टॉप को हटा के कोमा लगा देंगे। ये सेंटेंस एक बन गया, कंबाइंड हो गया। और यहाँ पर हमने सीधा सीधा बीइंग का यूज कर लिया बिना इसका कोई छेड़छाड़ किए। इसमें सीधा सीधा अर्थ निकल गया कि मैं कल रात को हॉस्पिटल गया था तो पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा रहा था, कोई इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ी। ऐसे ही ये सेंटेंस है, इट वॉज वेरी हॉट वी कुड नॉट अटेंड स्कूल। मतलब स्कूल अटेंड करना चाह रहे थे लेकिन अटेंड नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि एक एक्शन ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से। इट वॉज वेरी हॉट, हॉट था, तो यहां पर हम क्या करेंगे? बीइंग वेरी हॉट वी कुड नॉट अटेंड स्कूल। इसको कॉमा को, फुल स्टॉप को कॉमा में बदल देंगे। यहाँ पे हम जोड़ देंगे इस सेंटेंस को। ऐसे ही इट वाज ए स्टॉर्मी डे वी कुड नॉट गो आउट। हमें बाहर जाना था लेकिन हम बाहर जा नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि एक और एक्शन हमारे सामने आ रहा था, स्टॉर्मी डे था, तूफानी दिन था, इसलिए हम नहीं जा पाए। तो फिर वही वॉज की जगह हम क्या लगा देंगे? बीइंग। इट बीइंग ए स्टॉर्मी डे वी कुड नॉट गो आउट। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम बीइंग को लगाते हुए और सेंटेंस को कंबाइंड कर देते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हम एक और चीज पढ़ेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि एक काम हुआ और उसके तुरंत बाद दूसरा काम भी हुआ। जब हमें ऐसी बात कहनी होती है किसी को कि ये एक काम हुआ और उसके बाद ही दूसरा काम हुआ, तो हम हैविंग को यूज करते हैं। जैसे हमने ये देखा, ही मेट यू एंड देन कॉल्ड मी। वह तुमसे मिला, पहला काम उसने क्या किया? वो तुमसे मिला। एंड देन कॉल्ड मी, फिर उसने मुझे बुलाया। तो जब एक काम हो चुका और तुरंत दूसरा काम हुआ, ऐसे में हम क्या यूज करेंगे? हैविंग मेट यू ही कॉल्ड मी, यानी कि ये सब्जेक्ट यहां पे आ गया। हैविंग से हमने सेंटेंस को शुरू किया, हैविंग के साथ भी हमने वही वर्ब की थर्ड फॉर्म ली। हैविंग मेट यू, पहले वो तुमसे मिला, ही कॉल्ड मी, और फिर उसने मुझे बुलाया। मतलब इस काम के तुरंत बाद में ये काम हो गया। तो जब भी कभी दो काम एक के बाद एक हो रहा है तो हम हैविंग को यूज करेंगे। पास्ट में हुआ है और उसको हमें बताना है तो हम हैविंग को यूज करेंगे। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। ऐसे ही वेंट टू कॉलेज टू अटेंड द लेक्चर एंड केम बैक। वो कॉलेज गया किस लिए? लेक्चर अटेंड करने के लिए, और वापस आ गया। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? हैविंग गॉन टू कॉलेज टू अटेंड द लेक्चर। यानी जो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसको हम हैविंग के साथ में, बाकी का सारा एज इट इज आ जाएगा सेंटेंस। तो यहाँ हम क्या समझ रहे हैं कि ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गया, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया? हैविंग के साथ में हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म ली? थर्ड फॉर्म। वर्ब की हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ली। इसका कोई अर्थ चेंज नहीं हुआ। वो कॉलेज गया लेक्चर अटेंड करने के लिए और कम बैक, वापस आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि हैविंग को हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में यूज किया। एक काम पहले हुआ और दूसरा काम उसके बाद हुआ, तो उसको जताने के लिए, बताने के लिए हमने हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी। तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ध्यान देंगे। जैसे ऑलरेडी हैविंग लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है। हैविंग टाइप द लेटर आई पोस्टेड इट। लेटर को टाइप करने के बाद में मैंने इसे पोस्ट किया। यानी कि दो काम हुए, एक लेटर टाइप किया पहले, फिर इसको पोस्ट किया। तो इसी को ये तो कौन सा सेंटेंस हो गया? ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। इसी को थोड़ा इस तरह से भी लिखा जा सकता है, हैविंग बीन टाइप द लेटर इट वाज पोस्टेड बाय मी। क्या चेंज किया हमने? बीन लगाया,
और यहाँ आई पोस्टेड इट और यहाँ पर इट वाज पोस्टेड बाय मी, यानी कि ये बात वो ही है कि लेटर को टाइप किया फिर मेरे द्वारा इसको पोस्ट किया गया, लेकिन ये यहाँ पे पेसिव में आ गया है। तो ध्यान रखेंगे अगर इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए यानी बीन लगा हुआ हो तो हमें बाद में इसको बाय लगा के और बनाना पड़ता है इस सब्जेक्ट को हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा है, इसको हमें पेसिव फॉर्म में करना पड़ेगा अगर बीन लगा हुआ आ जाए तो। और अगर बाय लगा हुआ इस तरह तरीके से आ जाए, बाय के बाद सब्जेक्ट लगा हुआ, तो हैविंग टाइप के साथ में हमें ओनली बीन लगाना है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये सेंटेंस दोनों तरीके से आ सकते हैं एग्जाम में, एक्टिव वॉइस में भी आ सकता है और पेसिव वॉइस में भी आ सकता है। बस पेसिव वॉइस में वो ही ये वाला नियम आई पोस्टेड इट, ये तो सिंपल सा जो जैसे पेसिव बनती है इट वाज पोस्टेड बाय मी, इसका तो सीधा सीधा सब बन ही गया। और यहाँ पर हमें एक बीन और लगाना पड़ता है, यानी इसको पेसिव में लेने के लिए हमें बीन लगाना पड़ा। और ये तो हमारा वही आई पोस्टेड इट सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनको हमें वैसे वैसे ये इट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए हमने वाज लगा लिया हेल्पिंग वर्ब, और ये थर्ड फॉर्म इट वाज पोस्टेड बाय मी। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पूरा वीडियो, और एक बार दो बार आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें। और अभी ये सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन है, ये पूरा टॉपिक कवर नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम में। ये बहुत लंबे टॉपिक हैं, जीरेंट का भी टॉपिक बहुत लंबा है, इन्फिनेटिव का भी बहुत लंबा है, और ये पार्टिसिपल वाला टॉपिक भी बहुत लंबा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये भी बहुत लंबा है और इसमें मैंने सब कुछ कवर नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कराया है। तो अगर आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो मैं निश्चित रूप से आगे और वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए अच्छे, और आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है ये जरूर मुझे बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।